हेलो गाइस, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यानी किस तरह से उनकी नियुक्ति की जाती है, क्या एक पूरा मतलब किस तरह से एक वास्तविक अध्यक्ष है, उस सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको मेरे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिंदी से संबंधित वीडियो मिल जाती हैं जो स्पेशली बीए और एमए वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे आके इस तरह की वीडियोस। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे शासन का एक जो संरचना है, एक जो स्ट्रक्चर है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, वो सेम स्ट्रक्चर आपको पता है कि केंद्र में मिलता है, फिर वही सेम स्ट्रक्चर जो है वो राज्यों में लागू किया होता है। तीन लेवल पे है हमारा, ठीक है। एक केंद्र में आता है, फिर दूसरा आपको पता है कि राज्यों में शासन व्यवस्था आती है, और तीसरे उस पे आती है स्थानीय शासन, ठीक है। अब जैसे कि तो हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है वो केंद्रीय शासन व्यवस्था का एक अंग है। तो अब जैसे कि हम बात करें केंद्र की शासन व्यवस्था का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि केंद्र की शासन व्यवस्था में आपको पता है कि सबसे पहले या सबसे ऊपर जो है वो राष्ट्रपति आता है। उसकी स्थिति जो है वो एक केंद्र में या एक देश में राष्ट्रपति की स्थिति सबसे ऊपर होती है, क्योंकि पहला, अगर हम प्रथम नागरिक की बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि प्रथम नागरिक कौन माना जाता है, तो प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। और आपको पता है देश का प्रमुख भी जो है वो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। तो सबसे ऊपर जो है, अगर हम एक देश की बात करें या केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात करें, सबसे ऊपर जो है राष्ट्रपति आता है। उसके बाद हम उपराष्ट्रपति की बात कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। ये तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिखी हुई चीजें हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। पर वास्तविकता आप सभी को पता है कि इसके उलट है, सबसे ऊपर जो है वो प्रधानमंत्री ही है वास्तव में। आप देखते हो अभी कि अब हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो प्रधानमंत्री है अपने देश में। वो सब बातें भी हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद जो है वो हमारी शासन व्यवस्था में केंद्र में फिर संसद वगैरह, ये सब जो है वो आगे पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से। तो सबसे ऊपर हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति जो है वो एक केंद्र या देश की शासन व्यवस्था में जो है सबसे ऊपर अपने देश में राष्ट्रपति को ही माना जाता है। प्रथम नागरिक की माना जाता है इसको, और देश का प्रमुख भी माना जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि राष्ट्रपति जो है एक नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष है, ठीक है। कार्यकारी अध्यक्ष नाम मात्र है ये। अब नाम मात्र है ये, तो वास्तविक कौन है? आपको पता है कि वैसे अगर हम अपने देश की शासन व्यवस्था को देखें तो राष्ट्रपति सबसे ऊपर है। मतलब कि कार्यकारी, मतलब एक आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे राष्ट्रपति के पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की कंपैरिजन करके मैंने उसमें पूरी डिटेल बताई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का क्या समानताएं हैं, क्या उनके इस पद में जो है असमानताएं, मतलब क्या अंतर है, वो सब मैंने डिटेल में बताया। तो आप वो देख सकते हो तो अच्छे से समझ जाओगे। तो आर्टिकल 52 से 78 तक जो है वो राष्ट्रपति के बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में दिया गया है। तो अगर आप आर्टिकल 52 देखते हो तो आर्टिकल 52 में मेंशन किया गया है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की यानी केंद्र की सारी जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास होंगी। राष्ट्रपति उन शक्तियों का स्वयं इस्तेमाल करेगा या उसके अधीन आने वाली जो भी कार्यकारी संस्थाएं हैं उनसे उन शक्तियों का प्रयोग करवाएगा, ठीक है। ये वास्तविकता जो है वो हमारे संविधान में लिखी हुई है। तो वही वाली बात है, जब आर्टिकल 53 में मेंशन किया गया, या तो खुद करेगा या फिर अपने अधीन संस्थाओं से करवाएगा। तो खुद राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, वो जस्ट एक नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष है। जो वास्तविक शक्तियां हैं उनका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। वास्तविक जो भी हमारी जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां हैं उनका प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो वास्तविक जो
अध्यक्ष है यानी वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष है तो वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेंगे प्रधानमंत्री को कैसे माना जाता है, वो हम समझेंगे। अभी प्रधानमंत्री के बारे में तो डिटेल में बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री का जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो ये है कि ये वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष है, वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष। दूसरा अगर हम बात करें तो सरकार का प्रमुख है। आपको पता है कि सरकार का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री ही होता है। अभी जैसे अपनी सरकार है तो प्रधानमंत्री ही चला रहे हैं, तो सरकार का प्रमुख भी प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद जो मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है उसका नेता या उसका प्रमुख भी प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, तो अगर आप आर्टिकल 74 की बात करोगे, 74 आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए यानी उसको काम में मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति आर्टिकल 74 में मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए मतलब जितने कार्य होते हैं उस सबके लिए एक पर्सन जो है उतने सब काम नहीं कर सकता है, तो उसकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। और आर्टिकल 75 में लिखा गया है कि उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री को बनाया जाएगा। ठीक है, पीएम को यानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा मंत्री परिषद का। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए उसके कार्य में हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। और आर्टिकल 75 में मेंशन किया कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि इससे हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति जो है उसको एक नाम मात्र के लिए ही मतलब नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो रखा गया है। सारी पावर एक्चुअली में जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं सारी। यहाँ तक हमने समझ लिया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने इंडिया का वो काफी ज्यादा जो है वो पावरफुल है। ठीक है, राष्ट्रपति तो जस्ट एक नाम के लिए मतलब उसको दिखाया तो गया है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट वास्तविकता नहीं है। जैसे कि एक नॉर्मल से एग्जांपल से मैं समझा सकती हूँ, जैसे हमारे घर में होता है कि अपने फैमिली में मेन हेड कौन होता है, ज्यादातर यही होता है कि पिता होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो अपने फैमिली में पावर आती है वो माता के पास आती है, मतलब अपनी मम्मी होती है ना। फिर थर्ड नंबर पर या तो हमारा कोई बड़ा भाई होता है या फिर हमारी कोई बड़ी सिस्टर या बड़ी बहन, उनके पास घर में अथॉरिटी होती है। पर कई बार फैमिलीज में क्या होता है कि मतलब बाहर से तो सबको पता चल रहा है कि ये तो हमारी चलो सामाजिक धारणा है कि सब लोग ये सोचते हैं कि वही फैमिली में जो मेन जिसके पास पावर होती है पूरी फैमिली की वो फादर होते हैं। पर कई बार होता है कि लोगों को पता है कि फादर है मेनली, मतलब सारी पावर फादर के पास है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि घर में मम्मी की जरूरी होती है, मतलब पावर मम्मी के पास होती है। देखने को लग रहा है बाहर से कि फादर के पास है, कोई पापा के पास पावर है, बट एक्चुअली में पावर मदर के पास है घर में। तो वही वाली सेम चीज है कि लगता है बाहर से देखने में कि राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, पहला नागरिक है, तो राष्ट्रपति के पास पावर होगी, ये तो बाहर से देखने में लग रहा है, बट वास्तविकता ये है कि अंदर जैसे मम्मी के पास पावर है तो वैसे ही है कि वास्तविकता ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, ये जस्ट देखने में लगता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जो है, आपने एक तो इसकी पावर देख ली प्रधानमंत्री की, अब यहाँ से ही कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और हम तो अपनी डेली लाइफ को देख के चलेंगे ना, वहां से समझेंगे। आपको पता है नरेंद्र मोदी कितने पावरफुल हैं, सारे देशों के साथ कोई मीटिंग होती है, किसी कोई समझौता होता है तो वही जाते हैं। भारत देश में जो मुख्य कार्यक्रम करने होते हैं तो भी प्रधानमंत्री ही जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का पद है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से हम वास्तविकता देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे देश में प्रधानमंत्री का ही पद है। सबसे ज्यादा पावरफुल और महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का है। तो अगर हम संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने खुद भी इस चीज को अपने ही शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा पावरफुल एक पद होता है। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर हम अपने मतलब कि जैसे अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ तुलना करें भारत में, तो उसकी तुलना हम भारत के प्रेसिडेंट के साथ में नहीं कर सकते हैं, बट हम उसकी तुलना जो है वो भारत के
प्राइम मिनिस्टर के साथ में कर सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। मतलब हमारे यहाँ जैसे अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता, उनका राष्ट्रपति होता, तो सारी पावर जो है राष्ट्रपति के पास में होती है, तो वैसे ही अपने यहाँ पर पीएम के पास है सारी वो पावर। तो तभी वो कहते हैं कि अगर हम भारत के प्रधानमंत्री की तुलना करें, उनके पद की अगर कंपैरिजन करें, तो अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ में हम कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे इससे हमें यही सब समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री का जो पद है हमारे देश में वो बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद है, जो कि हमें खुद भी नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलता है ये। तो अब हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या उनकी नियुक्ति होती है। तो जैसे अगर हम लोग कई बार बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लोगों द्वारा चुना जाता है, बट वास्तविकता ये नहीं है। प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं चुना जा रहा है। अब कैसे? इसकी नियुक्ति जो है वो नियुक्ति की जाती है, चुना तो ये जाता नहीं है। नियुक्ति इसकी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इस पे भी हम बात करेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, इसका चुनाव नहीं होता है। अब चुनाव क्यों नहीं होता? चुनाव होता है, आपको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज का चुनाव होता है, ना कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अब जैसे कि मान लीजिए 543 लोकसभा की सीटें हैं, इन पे चुनाव होएगा, तो अब लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। तो लोकसभा में बहुमत किसको प्राप्त होगा? जिस पार्टी के ज्यादा एमपी जो है वो चुनकर आएंगे राज्यों से, है ना। मतलब एमपी के जब चुनाव होते हैं तो जिस पार्टी के ज्यादा जो एमपी होंगे लोकसभा में, यानी जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ होगा, वही पार्टी जो है वो आगे अपनी सरकार बनाएगी। तो अब उसको एक प्रकार से चुना तो लोगों के द्वारा ही जा रहा है ना भाई। जो एमपी चुने जा रहे हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जा रहे हैं, लोगों का फैसला है। फिर वो पार्टी जो है अपने में से किसी एक बंदे को खड़ा कर देती है, एक अपना नेता चूज कर लेती है कि ये पर्सन जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से ये है तो जनता का ही डिसीजन, पर डायरेक्टली वो उस नेता को नहीं चुन रहे हैं, उन एमपीज को चुन रहे हैं। फिर वो पार्टी जो बहुमत प्राप्त कर रही है वो अपने में से किसी एक पर्सन को खड़ा कर देती है कि ये हमारा लीडर बनेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से है तो जनता का ही इसमें समर्थन, जनता खुद ही चूज कर रही है। पर जो प्राइम मिनिस्टर का जो एक पद वो होता है उसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब हम नियुक्ति की बात करेंगे। जैसे नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आर्टिकल 75 के पार्ट 1 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र है यानी राष्ट्रपति फ्री है, वो किसी को भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर चूज कर सकता है। एक प्रकार से यही लिखा है आर्टिकल 75 के फर्स्ट पार्ट में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव मतलब नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है। तो इसका मतलब ये है फिर तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी पर्सन को प्रधानमंत्री चूज कर दे, पर ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी कुछ कंडीशंस होना जरूरी है, कुछ योग्यताएं होना जरूरी है। अब राष्ट्रपति किस व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है तो उसके लिए पहली क्वालिफिकेशन तो ये हो जाती है कि वो भारत का नागरिक हो। पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन की योग्यता मतलब कि सदन की सदस्यता प्राप्त करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। मतलब किसी भी एक सदन चाहे राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी मेंबर बन सके उसमें योग्यता होनी चाहिए। और जब मान लीजिए उसकी नियुक्ति हो गई है, उस एक पर्सन की प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति हो गई, तो नियुक्ति के 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो मान लीजिए किसी भी सदन का राज्यसभा लोकसभा का किसी सदन का सदस्य है ही नहीं अभी तक वो, तो उसको 6 महीने के भीतर भीतर जब उसकी नियुक्ति हो जाएगी उसके 6 महीने के भीतर भीतर उसे जो है वो किसी भी एक सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा। ये याद रखना कि कोई एक पर्सन एक टाइम में दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, या तो वो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है या फिर वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो और उसके बाद एज की बात आ जाती है इसमें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एज क्या चाहिए, तो इसकी हम बात करते हैं कि कम से कम यानी मिनिमम एज जो है वो 25 होनी चाहिए। ऊपर का मैं साफ कर देती है, तो एक बार दोबारा से ये योग्यता रिपीट कर देती हूँ। तो भारत का नागरिक होना चाहिए,
दूसरा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की सदस्य बनने की योग्यता हो उसमें, और नियुक्ति के बाद अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर भीतर बनना पड़ेगा, नहीं बना तो अपने पद पर वो नहीं रह सकता है। उसके बाद हम एज की बात कर रहे थे कि एज कितनी चाहिए, तो कम से कम जो आयु है वो 25 वर्ष जो है वो होनी चाहिए, लेकिन आपने 30 वर्ष भी पढ़ी होगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोई आयु नहीं रखी है, कोई लिमिट नहीं रखी है कि इतने वर्ष तक ही आप बन सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं, कम से कम 25 या फिर आपने 30 भी सुनी होगी। तो ये 30 और 25 का क्या मतलब, क्या मैटर क्या है, इसका मैटर ये है एक, और यहाँ से आपको पॉइंट देखने को मिल जाएगा कि जो प्रधानमंत्री है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि बहुमत प्राप्त जो पार्टी है, ठीक है, बहुमत जिस दल को प्राप्त हो, और वो भी किस सभा में, लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वही पार्टी जो है क्या अपनी सरकार बनाती है, और यानी प्रधानमंत्री उस पार्टी का होगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा वो लोकसभा से होना जरूरी है, मतलब अगर वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसका मतलब तो ये निकाल सकते हैं हम, पर ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए आप जो व्यक्ति है वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है और वो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, किसी भी सभा का हो सकता है, बट एक सदन का उसको सदस्य होना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने बताया कि एक टाइम पे एक पर्सन किसी एक ही सभा का सदस्य जो है वो हो सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है वो राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का नहीं है, तो फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। बट ये है कि एक शर्त ये आ जाती है कि उस पार्टी का नेता होगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, ठीक है, सदस्य किसी का भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी यहाँ पर दल है, मान लीजिए ए कोई दल है, उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो गया। अब ये दल कहेगा कि हमें बहुमत प्राप्त हो गया, हमारी सरकार बनाएगी, तो हम अपने किसी भी एक पर्सन को खड़ा कर देते हैं, ये जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा अब, ठीक है। तो दूसरी शर्त आती है वो किसी भी, और वो पर्सन जो है वो लोकसभा का मेंबर है नहीं, पर ठीक है, उन्होंने जिस पर्सन को खड़ा किया है प्रधानमंत्री के लिए वो पर्सन लोकसभा का सदस्य नहीं है पर वो राज्यसभा का है, तो इससे चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोकसभा का है कि नहीं। मतलब किसी एक सदन का हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, बट एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि अगर नहीं है तो 6 महीने के भीतर भीतर उसे वो किसी भी एक सदन का जो सदस्य है वो बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने अभी एज लिखी है, तो अगर वो पर्सन जो है वो लोकसभा की तरफ से, मतलब कि लोकसभा का सदस्य है और उसको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, मतलब लोकसभा की तरफ से प्रधानमंत्री बन रहा है, मीन्स टू से कि लोकसभा का सदस्य था तो 25 साल उसकी एज होनी चाहिए। अगर वो राज्यसभा की तरफ से बन रहा है, मतलब राज्यसभा का मेंबर था, तो 30 वर्ष की एज जो है होनी चाहिए, ये शर्त है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम नियुक्ति में बात कर लेते हैं कि नियुक्ति में जैसे मैंने बोला कि उसकी नियुक्ति जो है वो की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जा रही है, ये हम अभी बात कर रहे थे। तो नियुक्ति जैसे मैंने बोला कि अब अभी आपको मैंने शर्तें बता दी कि अगर जो भी राष्ट्रपति है उसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है जो ये सारी क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको अभी बताई वो पूरी करता हो, भारत का नागरिक हो, एक सदन का सदस्य हो, नहीं है तो नियुक्ति के बाद 6 महीने के भीतर भीतर बने, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इतनी एज होनी चाहिए उसकी, और किसी भी सदन की बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, और लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का नेता, मतलब नेता क्या उसका सदस्य पार्टी का या नेता होना ही चाहिए। अगर वही वाली बात है ना, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी से अगर वो संबंध ही नहीं रखता है, मतलब तो फिर वो बनेगा भी नहीं ना, तो ये भी शर्त जो होती है। तो नियुक्ति में जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है, पर मैंने बोला स्वतंत्र है तो इसका मतलब ये नहीं वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे, उसमें ये सारी क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई वो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के टाइम, अगर मान लीजिए किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ही नहीं है, बहुमत उन्हें मिला ही नहीं किसी भी दल को, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, इस स्थिति में राष्ट्रपति जो है पहला तो जो भी मान लीजिए गठबंधन करके
करके, जो भी गठबंधन करके सरकार बनाती हैं जो पार्टियां, तो गठबंधन बनाने वाली जो पार्टियां हैं उनको न्योता देगा कि वो 1 महीने के अंदर अंदर बहुमत सिद्ध कर दे। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर बहुमत सिद्ध कर दे तो वो अपनी सरकार जो है वो बना सकती हैं, गठबंधन की सरकार बना सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ऐसे हिस्ट्री में हुआ भी है। अगर हम बात करें 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिरी थी, जनता पार्टी की सरकार, और वो किसके प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? मोरारजी देसाई जो थे उस टाइम प्रधानमंत्री थे, बट इनकी सरकार गिर गई। तो उसके बाद जब इनकी सरकार गिर गई तो उस टाइम जो राष्ट्रपति थे, एक मिनट, ठीक है, 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिरी थी और उनके उस टाइम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे नीलम संजीवन रेड्डी। इन्होंने इस स्थिति में ऐसा किया था कि जब इनकी सरकार गिर गई थी तो इन्होंने क्या किया, चरण सिंह को जो है वो पीएम के रूप में नियुक्त कर दिया था, क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी उसने बहुमत सिद्ध कर दिया गठबंधन के रूप में, तो उसके बाद उन्होंने उसकी नियुक्ति कर दी। तो ये वाली कंडीशन एक तो आ सकती है कि जब किसी पार्टी को ना मिला हो बहुमत तो वो गठबंधन के रूप में भी इस तरह से जो है वो अपना बहुमत सिद्ध करके अपने किसी भी नेता को खड़ा कर सकती है और राष्ट्रपति से नियुक्त भी जो है वो कर सकता है प्रधानमंत्री के रूप में। दूसरा, एक व्यक्तिगत डिसीजन भी राष्ट्रपति का आ जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। अब व्यक्तिगत कैसे आता है? जैसे मान लीजिए अचानक से किसी भी जो प्रधानमंत्री है, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जो प्रधानमंत्री है योग्यता वाले किसी व्यक्ति को, राष्ट्रपति जो है वो योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है उस टाइम। ठीक है, जैसे कि 1984 में अचानक से इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, मतलब हत्या कर दी गई थी उनकी। तब राजीव गांधी जो कि उनके बेटे थे उनको पीएम के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, और उस टाइम ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। इन्होंने राजीव गांधी को पीएम के रूप में नियुक्त किया। मतलब जब अचानक से किसी की मृत्यु हो जाए तब भी जो है वो राष्ट्रपति ही उस चीज को देखता है कि प्रधानमंत्री उस टाइम किसको चुनना है, किसको नियुक्त करना है। तो ऐसा हुआ भी था। ठीक है, ये व्यक्तिगत उनके ऊपर आ जाता है कि किसको करना है उन्होंने, और वो योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही करेंगे। ये थोड़ी कि वो किसी को भी, अपने रिश्तेदार को भी उठा के मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दें, ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति योग्यता रखता है उसको ही जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति देखेगा भी ना कि वो इतना बड़ा पद है तो उस पर कोई योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही आए। तो वो ज्यादातर कभी होता है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी कर सकते हैं, या फिर वो किसी पार्टी से संबंध रखने वाला अच्छा व्यक्ति हो, वो संभाल सके उस स्थिति को, उसको नियुक्त कर सकते हैं। तो वो ये इतने बड़े पद पे किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति को, मतलब जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, उसको समझ नहीं उस पद को, उसको नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें एक स्थिति और आ जाती है नियुक्त करने की। अगर मान लीजिए कोई भी दल है और उसी दल का अभी वर्तमान में, मतलब सत्ताधारी दल की हम बात कर सकते हैं, एक मिनट मैं इसे साफ करके दोबारा से लिखती हूँ। सत्ताधारी दल है और सत्ताधारी दल है मींस से कोई भी दल है, मान लीजिए ए अभी सत्ताधारी दल है, यानी इसी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की अचानक से मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये जो दल है वो अपने किसी और पर्सन को भी नेता के रूप में ला सकता है कि हमने इसको पीएम बनाना है, मतलब इसको प्रधानमंत्री बनाना है। तो जब वो ऐसी मांग रखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी के केस में हुआ, वो कांग्रेस से थी, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पार्टी ने राजीव गांधी को सामने रखा कि हम राजीव गांधी को जो है वो मतलब अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत तो था ही पहले से। तो उस स्थिति में जो है वो राष्ट्रपति जब वो ऐसा प्रस्ताव लेके आते हैं तो उसके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है, तो वो उस
व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त कर देता है राष्ट्रपति। ठीक है, मीन्स टू से सत्ताधारी दल का अगर प्रधानमंत्री किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो अपने ही किसी और पर्सन को सामने ले आते हैं कि अब हमने इसको बनाना है। तो ऐसा जब प्रस्ताव लेके आते हैं तो राष्ट्रपति के पास कोई और ऑप्शन होता नहीं, वो उसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं। पर योग्यता तो होती है उस व्यक्ति के पास, क्योंकि कोई भी दल ऐसे ही व्यक्ति को सामने लेके आएगा ना जिसमें योग्यता है, सारी क्वालिफिकेशंस है। तो ये वाले भी व्यक्ति के लिए एक चीज जो है वो सामने आ जाती है। और इसमें एक और चीज जो है सामने आई है, वो है उच्च न्यायालय ने एक बार एक डिसीजन दिया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। या फिर 1997 में, तो डेट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी इनमें से, या फिर आप इसको 1997 भी लगा सकते हैं, या इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन, तो आप इसको चेक कर लेना। इसमें जो उच्च न्यायालय है उसने एक फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति जो दोनों सदन का सदस्य नहीं है वो भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जा सकता है। मतलब वो दोनों ही सदन, राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं है, उसको पीएम जो है नियुक्त किया जा सकता है। पर ऐसे व्यक्ति को सिर्फ 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, और 6 महीने के भीतर भीतर उसमें उसी टाइम में उसको सदस्यता जो है वो दोनों सदनों में से किसी एक की लेनी भी पड़ेगी। मतलब सदस्यता उसको किसी एक दोनों सदन में से किसी एक सदन की सदस्य लेनी पड़ेगी, तभी जाकर जो है वो इस पद तक आगे रह सकता है, नहीं तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। और इसी में नियुक्ति में ही एक और डिसीजन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने दिया था। उन्होंने 1980 में बात की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में, ये बहुत ही अच्छी एक बात है जो आप याद रख सकते हो। और इनकी इस बात पर जो है, जो इस उच्च न्यायालय ने एक प्रकार से सजेशन दिया या फिर उन्होंने एक प्रकार से इस चीज को कहा, वो रियलिटी में भी इस चीज को अप्लाई किया गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जैसे कि हमारे यहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वही दल जो है वो आगे उसी दल का नेता या फिर कोई भी पर्सन जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को ऐसा करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के पहले पीएम के रूप में नियुक्ति कर देनी चाहिए। मतलब पहले उसको पीएम बना दो, उसके बाद उसको एक समय सीमा दो कि इस समय सीमा के भीतर तुम्हें बहुमत प्राप्त करना है। उसके मतलब अगर वो बहुमत प्राप्त कर लेता है तो उस पद पर रहे, अगर नहीं कर सकता तो उसको हटा दिया जाए। मतलब इन्होंने ये बोला कि ये जरूरी थोड़ी, उन्होंने बोला संविधान में ऐसा आवश्यक रूप से मेंशन भी नहीं किया गया कि जिसको बहुमत प्राप्त होगा उसी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। उन्होंने बोला राष्ट्रपति ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, उसके बाद एक समय सीमा दे कि समय सीमा के भीतर तुम्हें बहुमत जो है वो प्राप्त करना है। तो ये चीज भी आई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 1991 में, एक मिनट में इसको साफ कर देती हूँ पूरा। 1991 में डीपी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, इनको इसी अकॉर्डिंग बनाया गया था कि पहले इनको मतलब कि पीएम नियुक्त कर दिया गया था, उसके बाद इनको एक समय सीमा दी गई कि इस समय सीमा के अंदर आप जो है बहुमत सिद्ध करके दिखाएं। तो इस चीज को भी रियलिटी में अप्लाई किया गया था। अगर हम कहें तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में भी यही हुआ था 1989 में। तो इनको भी इसी अकॉर्डिंग जो है वो चूज किया गया था, सॉरी 1999 में, 1998, ठीक है। इस दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था तो उनको भी ऐसे ही बनाया गया था कि पहले इनको पीएम नियुक्त कर दिया गया राष्ट्रपति द्वारा, उसके बाद उनको एक समय सीमा दी गई कि इस समय सीमा के भीतर जो है वो आप बहुमत सिद्ध करें। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री जो है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो अगर हम लोग बात करें ना तो इसका
कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। बट अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे लेकिन प्रधानमंत्री तो 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहता है, तो कार्यकाल तो निश्चित हुआ, आप करेंगे निश्चित नहीं है। तो कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 74 में ही कहा गया है कि जो पीएम होगा वो राष्ट्रपति की इच्छा तक, यानी प्रेसिडेंट की इच्छा तक अपने पद पर रहेगा। जैसे कि मतलब प्रधानमंत्री ही उसको नियुक्त करता है, अगर शपथ ग्रहण भी प्रधानमंत्री ही प्रेसिडेंट ही करवाता है प्रधानमंत्री को। मतलब राष्ट्रपति पीएम को चुन रहा है तो राष्ट्रपति ही उसको अपनी मर्जी से हटा भी सकता है, शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति ही करवाता है पीएम का। तो इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 74 में ही कि जो पीएम है वो अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहेगा। बट ये वाली बात है तो ऐसा तो जो राष्ट्रपति है वो किसी भी पीएम को कभी भी हटा दे तो पीएम की जो एक स्थिति है हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण, वो तो मतलब कोई महत्वपूर्ण स्थिति रही नहीं फिर। पर ऐसा नहीं है, ये बात तो कही गई है पर वास्तव में ऐसा हुआ भी नहीं है अभी तक। और ये कंडीशन आ जाती है कि जब तक उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ठीक है, लोकसभा में जब तक एक पीएम को बहुमत प्राप्त है, राष्ट्रपति उसको उसके पद से नहीं हटा सकता है। वैसे बात तो कही गई है कि उसकी इच्छा अनुसार रहता है अपने पद पर, लेकिन जब तक उसको लोकसभा में बहुमत है प्रेसिडेंट उसको उसके पद से हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर उसको हटा ही नहीं सकता है तो वो तो कोई भी एक पर्सन जो पीएम बन गया वो तो हमेशा के लिए फिर अपने पद पर रहेगा। बट हमारे यहाँ तो जो पीएम है वो सिर्फ 5 वर्ष तक रहते हैं। तो ये संविधान में बात कुछ समझ में नहीं आई। तो इस बात का ये है कि कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये बात पूरी तरह से सही है। ठीक है, कार्यकाल उसका निश्चित नहीं है, वो राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रहता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको जब तक उसको लोकसभा में बहुमत है हटा नहीं सकता है। तो उसका 5 वर्ष वाली बात ये कहाँ हुई? तो 5 वर्ष वाली बात ये है क्योंकि जो पीएम है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी से आता है और लोकसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया है 5 वर्ष। तो इसका मतलब हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा का फिर से चुनाव किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा का फिर से चुनाव किया जाएगा और जब फिर से चुनाव किया जाएगा तो जो भी पीएम होगा वो भी जब लोकसभा बर्खास्त हो जाएगी, ठीक है, भंग हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि जो उसमें जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त है उस पार्टी को दोबारा से अब बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा। तो अगर वो दोबारा से बहुमत प्राप्त कर लेती है तो उसी पर्सन को फिर से पीएम बना दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दोबारा से उतना बहुमत प्राप्त करना कई बार आसान भी नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें बीजेपी की तो 2 बारी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। तो यही था कि जब उन्होंने 5 वर्ष तक लोकसभा में रहे वो, ठीक है, उसके बाद जब लोकसभा भंग होगी दोबारा से उसके चुनाव हुए तो दोबारा से उनकी पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी। तो वही वाली बात है कि इसलिए 5 वर्ष जो है डिसाइड किया गया है कि अगर बार बार वो बहुमत प्राप्त कर लेगा तो हर बार वही पर्सन प्रधानमंत्री बन सकता है। बट अगर एक बार इस बार मान लीजिए है बीजेपी और अगली बार उनको बहुमत नहीं मिलता है तो कोई और पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेगी तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग 5 वर्ष हो जाता है। पर वैसे संविधान में कोई निश्चित नहीं किया गया है कि 5 वर्ष ही कार्यकाल रहेगा। ये तो इस तरह से एक प्रोसेस भी लग जाती है और इसके अकॉर्डिंग जो है कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक बात होगी और ये वाली बात भी याद रखनी है कि वो अपने पद पर वैसे राष्ट्रपति की इच्छा तक रहते हैं, पर ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आएगी होगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी और प्लस अलाउंसेस। अब इतना बड़ा पद है तो काफी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। कई बार तो ऐसा होता है कि सुविधाएं संविधान में नहीं भी लिखी है वो भी वास्तव में उनको मिली हुई होती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि रहने के लिए ये और वो तो सारा है ही, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, ट्रैवल करने का मतलब टेलीफोन वगैरह, कपड़े, ये सब तो उनको सुविधाएं जो है वो ऐसे ही दी जाती हैं। ठीक है, अगर हम सैलरी की बात करें तो 1,60,000 है पर मंथ और बाकी 1000 सुविधाएं इनको जो है वो मिलती हैं। मतलब जितनी मैं कहती हूँ जितने रिलेटिव मेंशन है कि उससे ज्यादा सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड की जाती है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पद है ये, तो बहुत ज्यादा सुविधाएं भी जो है इनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर मैं टेन्योर की बात करूं यानी कार्यकाल तो जो वो मैंने आपको भी बता दिया, पूरा समझा दिया था सॉरी तो कार्यकाल की बात भी कर ली हमने, सैलरी की बात कर ली, क्वालिफिकेशंस में मैंने आपको पहले यानी योग्यताओं में मैंने आपको पहले बता दिया था। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ
क्वालिफिकेशंस का भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी एक सदन की योग्यता प्राप्त करने की मतलब सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, या तो एक सदन का सदस्य हो, नहीं तो बनने के 6 महीने के भीतर भीतर बनना पड़ेगा उसको, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का नेता होना चाहिए, उसका सदस्य होना चाहिए, ये सब क्वालिफिकेशंस उसके भीतर होनी चाहिए, तभी जो है उसको मतलब एक पीएम के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बाकी किस तरह से उसकी नियुक्ति की जाती है, चुनाव किया जाता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से उसकी योग्यता मतलब क्या उसकी पावर्स हैं, उसका क्या रोल है, चेंजिंग रोल क्या है, ये सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें आपको एक प्रकार से कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा इस वाले वीडियो से, जो भी आपकी पीछे से कुछ मिसकंसेप्शंस होंगी वो भी सारी ठीक हो जाएंगी इस वीडियो को देखकर। तो अब अगले वाले में हम लोग बात करेंगे इसकी पावर्स के बारे में, रोल के बारे में, चेंजिंग रोल क्या है, क्या एक पीएम जो है वो मतलब कि ऑटोक्रेटिक बन सकता है, वो सब बात जो है अगले वीडियो में करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे जरूर देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले मैंने राष्ट्रपति और राज्यपाल यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर के उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, जिससे कि आपको ना राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में काफी समानताएं देखने को मिलेगी कि इनके पद में काफी ज्यादा समानताएं होती हैं और क्या फर्क है वो सब भी देखने को मिल जाएगा। इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि एक ही उसका समझोगे तो दूसरा अपने आप को वैसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो केंद्र में लागू की गई है शासन व्यवस्था वही राज्य में लागू की गई है। तो ये वीडियो आप देख लेना, मैं इसका लिंक भी जो है प्रोवाइड करवा दूंगी। और ऐसा ही एक वीडियो मैंने राज्यसभा और विधान परिषद पे भी बनाया है, बस लोकसभा और विधान सभा पे भी बनाना है मैंने अभी। ठीक है, तो ये आप देखें। उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर और सीएम का भी कंपैरिजन करके बनाऊंगी, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो अगर ये अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज।